मेरा नाम जाओ हाओ है। जिस दिन मेरी आंखें दोबारा खुली उस दिन मेरी जिंदगी भी दोबारा शुरू हुई। 15 जून 2010 मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। सबसे पहले मैंने अपने दिल की धड़कन महसूस की। ढक मैंने अपने हाथ देखे। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, खुशी की वजह से, क्योंकि मैं दोबारा जिंदा था। मैं पास्ट में वापस आ चुका था। पिछली जिंदगी मेरी सबसे बड़ी हार थी। मैंने पैसा कमाया, नाम कमाया, पावर कमाई, लेकिन जब सब खत्म हुआ तो मेरे पास ना फैमिली बची, ना दोस्त, ना अपना घर। मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान बन गया था जो दुनिया जीत गया था, लेकिन अपनी जिंदगी हार गया था। इस बार मैंने अपने आप से एक कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। तभी मेरे सामने मेरा पुराना दोस्त दाजुआंग खड़ा था। हाओ भाई, क्या सोच रहे हो? चलो ड्रिंक खत्म करो। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों के सामने पुरानी यादें फ्लैश होने लगी। मुझे याद था, आज के बाद हम सब एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले थे जहां से वापस लौटना मुश्किल था। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दाजुआंग, सिटी नॉर्थ वाले डेमोलिशन गैंग में मत जाना। वो हैरान होकर बोला, क्यों? वहां पैसे बहुत मिलते हैं। एक फाइट के 200 युआ, एक विंडो तोड़ने के 50 युआ। हम जैसे लोगों के लिए इससे अच्छा काम और क्या होगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, वो पैसा नहीं, वो हमारी बर्बादी का टिकट है। 2010 आ चुका है, अब जमाना बदलने वाला है। अब गुंडागर्दी का टाइम खत्म होने वाला है। कल को पुलिस सबको उठा लेगी, फिर तुम लोग सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। सब चुप हो गए। उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। एक और दोस्त बोला, हाओ भाई, अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ओल्ड जंग बोल रहा था कोल बिजनेस में चल, वहां बहुत प्रॉफिट है। मैंने सर हिला दिया। कोल बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट जरूर है, लेकिन रिस्क उससे भी बड़ा है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर मैंने वो बात बोली जिसने सबको शॉक कर दिया, हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और हाउस कीपिंग का बिजनेस शुरू करेंगे। 2 सेकंड के लिए पूरी जगह सन्नाटा छा गया, और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। क्या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट? हाओ भाई, ज्यादा पीली क्या? हम लोग जाके लोगों के बाथरूम साफ करेंगे, ग्लास साफ करेंगे, गेट पे गार्ड बनेंगे। ये तो बुद्धे लोगों का काम है। मैं मुस्कुरा दिया। उन्हें सिर्फ झाड़ू दिख रहा था, मुझे पूरा फ्यूचर। मैंने धीरे से कहा, तुम लोग सिर्फ ग्लास देख रहे हो, मैं अगले 10 साल का मार्केट देख रहा हूँ। अब हर जगह नए अपार्टमेंट्स बनेंगे, लोग अमीर होंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा। वो खाना बनाना नहीं चाहेंगे, कपड़े धोना नहीं चाहेंगे, घर साफ करना नहीं चाहेंगे, यहाँ तक कि अपने डॉग्स को वॉक भी नहीं करवाना चाहेंगे। हमें सिर्फ सफाई नहीं करनी, हमें उनकी जिंदगी आसान बनानी है। हमें एक स्टैंडर्ड सर्विस कंपनी बनानी है। सबके चेहरे धीरे सीरियस होने लगे। दाजुआंग ने धीरे से पूछा, सच में इतना पैसा बनेगा? मैंने सीधा जवाब दिया, पैसा भी बनेगा, इज्जत भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम लोग अपने माँ बाप के सामने फख्र से बोल पाओगे कि तुम बिजनेसमैन हो, गुंडा नहीं। ये सुनते ही सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद दाजुआंग हंसकर बोला, ठीक है हाओ भाई, ग्लास ही साफ करना है ना, मैं ऐसा साफ करूंगा कि शीशा भी शर्मा जाए। उस रात मैं बिल्कुल नाशे में नहीं था। मेरा दिमाग पहली बार पूरी तरह साफ था। अगली सुबह हम सिर्फ 5,000 युआ लेकर निकले। यही हमारी पूरी कैपिटल थी। दाजुआंग ने एक पुरानी और गंदी सी सोसाइटी देखकर कहा, हो भाई, यही हमारा पहला प्रोजेक्ट है। ये तो कचरे का अड्डा लग रहा है, हर तरफ गार्बेज, टूटी हुई लाइट्स, ब्रोकन एलिवेटर, और लोगों के चेहरे पर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। मैं सीधा सोसाइटी कमेटी के ऑफिस में गया। नमस्ते, हम आपकी सोसाइटी की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं। उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोग मजाक कर रहे हो? मैंने फाइल उनके सामने रख दी। पहले 3 महीने फ्री सर्विस, गार्बेज क्लीनिंग, सिक्योरिटी, बेसिक मेंटेनेंस। अगर पसंद ना आए तो बिना 1 रुपया दिए हमें हटा देना। कमेटी के लोग हैरान रह गए। तुम्हें फ़ायदा क्या मिलेगा? मैं हल्की सी स्माइल के साथ बोला, आज नहीं समझोगे, लेकिन 3 महीने बाद ज़रूर समझ जाओगे। बाहर आते ही दाजुआंग घबरा गया। हाओ भाई, हमारे पास सिर्फ 5,000 युआ हैं। गार्बेज ट्रक, लिफ्ट रिपेयर, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, ये सब का पैसा कहाँ से आएगा? मैंने आसमान की तरफ देखा। पहले ट्रस्ट बनता है, पैसा बाद में आता है। और उसी पल मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, इस बार मैं सिर्फ बिजनेस नहीं बनाऊंगा, मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम सुनते ही लोग भरोसा करें। 3 महीने, बस इतना ही टाइम था मेरे पास। या तो मैं अपनी कंपनी को खड़ा कर लेता, या फिर हम सब दोबारा सड़कों पर आ जाते। लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह पता थी, बिजनेस पैसों से नहीं, ट्रस्ट से बनता है, और ट्रस्ट खरीदा नहीं जा सकता, उसे हर रोज कमाना पड़ता है। अगले ही दिन मैंने सभी भैयों को एक लाइन में खड़ा किया। सबके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे किसी गैंग की मीटिंग चल रही हो। मैं जोर से बोला, आज से तुम लोग गुंडे नहीं हो, आज से तुम लोग प्रोफेशनल्स हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दाजुआंग हंसकर बोला, हाओ भाई, कपड़े बदलने से आदमी थोड़ी बदल जाता है। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कपड़े नहीं, सोच बदलेगी, और जब सोच बदलती है ना, तभी इंसान की किस्मत बदलती है। उसके बाद मैंने आर्मी से रिटायर हुए एक यांग को बुलाया। आज से ट्रेनिंग तुम संभालोगे। वो सीधा सैल्यूट करके बोला, समझ गया। अगले 3 दिन हमने सिर्फ एक ही काम किया, डिसिप्लिन। सुबह 5 बजे उठना, यूनिफॉर्म प्रेस करना, शूज़ पॉलिश करना, सीधा चलना, स्माइल करना, और सबसे मुश्किल, लोगों की बात चुपचाप सुनना। पहले ही दिन दाजुआंग परेशान हो गया। हाओ भाई, ये स्माइल करना बहुत मुश्किल है, कोई गाली देता है और हमें हंसना पड़ता है। मैं हंस पड़ा। मुस्कुराना सीख लो, कल यही स्माइल तुम्हारी पहचान बनेगी। ट्रेनिंग के बाद असली काम शुरू हुआ। सोसाइटी की हालत देखकर लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उस तरफ देखा ही नहीं। लिफ्ट खराब, लाइट्स बंद, हर कोने में कचरा, और लोगों के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा। हमने बिना किसी शोर शराबे के काम शुरू कर दिया। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पेंट कर रहा था, कोई टूटी रेलिंग ठीक कर रहा था, मैं खुद सफाई कर रहा था। मेरे दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा था। हाओ भाई, तू ओनर होके भी सफाई कर रहा है? मैंने कहा, ओनर वही होता है जो सबसे पहले काम करता है। उस दिन शाम तक हम सब थक कर टूट चुके थे, लेकिन सोसाइटी पहली बार थोड़ी साफ दिख रही थी।
एक बुद्धि आंटी धीरे से मेरे पास आई। बेटा, तुम लोग नए आए हो? मैंने स्माइल की। जी आंटी, आज से हम ही आपकी प्रॉपर्टी टीम है। वो मुस्कुरा दी। बहुत सालों बाद किसी ने इतनी मेहनत से सफाई की है। उनके ये शब्द हमारी पहली सैलरी से भी ज्यादा कीमती थे। उस रात हम सब फुटपाथ पर बैठकर नूडल्स खा रहे थे। दाजुआंग बोला, हाँ भाई, लोग हमें अजीब नज़र से देखते हैं। पहले डरते थे, अब हंस रहे हैं। मैं धीरे से बोला, आज हंसेंगे, कल रिस्पेक्ट करेंगे, बस रुकना मत। अगले कुछ दिनों में हमने एक नया रूल बना दिया। हर फ्लोर, हर कॉर्नर वाइट ग्लव्स से चेक होगा। अगर ग्लव्स पर धूल निकली तो दोबारा सफाई होगी। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे पता था क्वालिटी ही हमारी पहचान बनेगी। एक दिन मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, तभी रास्ते में मुझे 500 युआ का नोट पड़ा हुआ मिला। मैं रुक गया। सब मेरी तरफ देखने लगे। दाजुआंग बोला, हाओ भाई, किस्मत चमक गई। मैं सीधा सीसीटीवी रूम गया, फुटेज चेक की और नोट के ओनर को ढूंढ निकाला। वो एक टीचर थी। मैं खुद उनके घर गया। मैडम, ये शायद आपके गिर गए थे। वो शॉक रह गई। तुम लोगों ने ये वापस कर दिया? मैं मुस्कुरा दिया। ये 500 युआ हमारी कंपनी का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम लोग अलग हो। उस दिन मुझे समझ आ गया, ट्रस्ट का पहला बीज लग चुका था। लेकिन हर कहानी में एक विलन जरूर होता है, और हमारी कहानी का विलन भी एंट्री लेने वाला था। एक शाम एक आदमी सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे कई लोग थे। उसने सिगरेट का धुआं मेरे चेहरे पर छोड़ा। तुम जाओ हो? मैंने सीधा जवाब दिया। हाँ। वो हंस पड़ा। मैं ब्याह हूँ। इस एरिया का गार्बेज बिजनेस हमारे कंट्रोल में है। तुम बहुत तेज भाग रहे हो, ध्यान रखना। कभी कभी तेज भागने वाले लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाते। मेरे दोस्त तुरंत गुस्से में आ गए, लेकिन मैंने हाथ से सबको रोक दिया। मैं उसके बिल्कुल सामने गया और धीरे से बोला, ब्याह, तुम्हारी इलीगल गार्बेज ट्रक्स की कंप्लेंट ऑलरेडी अथॉरिटीज तक पहुंच चुकी है। अब अगर तुमने हमें हाथ भी लगाया तो कल सुबह तुम्हारा नाम न्यूज़ में होगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला आदमी सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है। वो बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। जैसे ही वो गया, दाजुआंग ने गहरी सांस ली। हाओ भाई, सच में कंप्लेंट की थी? मैं हंस दिया। बिजनेस में हर लड़ाई मुक्के से नहीं जीती जाती, कभी कभी कानून सबसे बड़ा वेपन होता है। उस रात मैं बिल्डिंग की छत पर खड़ा पूरे सोसाइटी को देख रहा था। अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी, असली जंग अब शुरू होने वाली थी। ब्याह के जाने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई थी। हम अब सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी कंपनी नहीं रहे थे, हम किसी के बिजनेस के रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन चुके थे। और जब तुम किसी पावरफुल इंसान के प्रॉफिट्स को छूटे हो तो वो सीधा अटैक नहीं करता, वो तुम्हारी फाउंडेशन हिलाने की कोशिश करता है। और वही हुआ। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही दाजुआंग भागते हुए मेरे पास आया। हाँ भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने जितने सप्लायर से बात की थी सबने माना कर दिया। कोई क्लीनिंग टूल्स नहीं दे रहा, कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं भेज रहा। उसके पीछे एकयांग भी आ गया। हाँ भाई, 3 नए गार्ड्स आज ज्वाइनिंग करने वाले थे, लेकिन किसी ने उन्हें डरा दिया। सबने जॉब कैंसिल कर दी। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। मुझे बिना किसी प्रूफ के भी पता था ये सब एक ही आदमी कर सकता था। टियानचिंग प्रॉपर्टी का ओनर जॉ जियानजुन। वो इस शहर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी बॉस था। उसके पास पैसा था, पावर थी और कनेक्शंस भी। उसने सोचा था कि एक नई कंपनी को दबाना बहुत आसान होगा, लेकिन उससे मेरी सबसे बड़ी ताकत का पता नहीं था। मैं कभी प्रेशर में डिसीजन नहीं लेता था। मैं सबको देखकर मुस्कुरा दिया, घबराना मत, जितना बड़ा प्रेशर होगा उतना ही बड़ा मौका भी मिलेगा। दाजुआंग हैरान होकर बोला, हाँ भाई, मौका? यहाँ तो कंपनी बंद होने वाली है। मैंने टेबल पर रखा मैप खोला। गार्बेज ट्रक नहीं आ रहे ना, तो हम खुद गार्बेज उठाएंगे। सब एक साथ चिल्लाए, केवाए। मैं बिल्कुल सीरियस था। सेकंड हैंड मार्केट से 5 ट्राइसाइकिल खरीदो। दाजुआंग ने सर पकड़ लिया। हाँ भाई, 5 किलोमीटर दूर डंपिंग स्टेशन है, रोज इतना कचरा कैसे ले जाएंगे? मैं बोला, पैरों से। उस दिन से हमारी जिंदगी की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह सूरज निकालने से पहले हम गार्बेज लोड करते, फिर साइकिल चलाते हुए 5 किलोमीटर दूर डंपिंग स्टेशन तक जाते, वापस आते, फिर दोबारा वही काम, दिन भर बिना रुक के, तेज धूप में। हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े पसीने से भीग गए, पैर दर्द से कांप रहे थे। लेकिन एक भी दिन हमने सोसाइटी में कचरा जमा नहीं होने दिया। एक दिन एक छोटा बच्चा बालकनी से देख रहा था। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, ये अंकल रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? उसकी मम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, ये लोग अपना वाड़ा निभा रहे हैं। उस एक सेंटेंस ने मेरी सारी थकान मिटा दी। मुझे समझ आ गया, लोग सब देख रहे हैं, और जब लोग देखते हैं तो ट्रस्ट धीरे धीरे बनने लगता है। 2 दिन बाद सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स हमारे पास आए। एक अंकल ने कहा, मैनेजर जाओ, हमने सब कुछ देखा है, बाकी कंपनी सिर्फ एक्सक्यूजेस देती हैं, तुम लोग खुद कचरा उठा रहे हो, हमें तुम पर भरोसा है। उन्होंने मेरे सामने एक फाइल रखी। ये हमारा पहला ऑफिशियल प्रॉपर्टी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके साथ पहली एडवांस पेमेंट। मैंने फाइल को दोनों हाथों से पकड़ा। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये मेरी दूसरी जिंदगी की पहली जीत थी। ऑफिस लौटते ही सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। दाजुआंग की आंखों में आंसू आ गए। हाँ भाई, हम सच में सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अभी तो असली सफर शुरू हुआ है। उसी दिन हमारी टीम में एक नई मेंबर भी आई। उसका नाम था शेनजिया। वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट थी। उसने ऑफिस में आते ही सारी फाइल्स देखी और सर पकड़ लिया। ये अकाउंटिंग है या बच्चों का होमवर्क? सब हंसने लगे। वो मेरी तरफ देखकर बोली, मैनेजर जाओ, अगर कंपनी को बड़ा बनाना है तो इमोशंस से नहीं, सिस्टम से चलाना पड़ेगा। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अब तक हम दोस्ती के भरोसे काम कर रहे थे, लेकिन अगर एम्पायर बनाना था तो रूल्स बनाना ज़रूरी था। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया, आज के बाद हर कंप्लेंट रिकॉर्ड होगी, हर एक्सपेंस लिखा जाएगा, हर काम का प्रोसेस होगा। हम गुंडों की टीम नहीं, एक प्रोफेशनल कंपनी बनेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था
कि सिस्टम बनाने का पहला टेस्ट अगले ही दिन मेरा इंतजार कर रहा था, और वही इंसिडेंट हमारी कंपनी को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। टीम का कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना बढ़ गया था। सबको लगने लगा था कि अब मुश्किलें खत्म हो गई हैं। लेकिन बिजनेस में जब तुम सोचते हो सब कंट्रोल में है, तभी सबसे बड़ा टेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह ऑफिस खुलते ही दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी गुस्से में अंदर घुसा। उसकी आंखें लाल थी। उसने सीधा टेबल पर हाथ मारा। मैनेजर जाओ कौन है? मैं तुरंत उसके सामने गया। मैं हूं। उसने बिना कुछ सोचे मेरी शर्ट पकड़ ली। तुम लोग फ्रॉड हो। मेरा नया वुडन फ्लोर पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं तुम्हारी कंपनी पर केस करूंगा। ऑफिस का माहौल एकदम गर्म हो गया। दा जुआंग और एक यांग उस आदमी को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें हाथ से रोक दिया। नहीं, पहले इनकी बात सुनते हैं। मैं उस आदमी की तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, भाई आराम से बताइए क्या हुआ। वो गुस्से में बोलता गया, आज दोपहर 1:30 बजे मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था। मैंने बोला था मेरे घर की वाटर पाइप फट गई है। तुम्हारे स्टाफ ने बोला, सर अभी आदमी भेजते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। मैं अकेला 45 मिनट तक पानी रोकता रहा। तब तक मेरा पूरा फ्लोर खराब हो गया। उसकी हर बात सुनते ही मेरा चेहरा सीरियस होता जा रहा था। मैंने तुरंत रजिस्टर मंगवाया, फोन रिकॉर्ड चेक किया। कंप्लेंट सच थी। फोन 1:30 PM पर रिसीव हुआ था, लेकिन हमारी टीम 2:15 PM पर पहुंची। पूरे 45 मिनट्स की डिले। मैंने सीधा स्टाफ की तरफ देखा। ये कंप्लेंट किसने रिसीव की थी? पीछे से मंकी धीरे से आगे आया। उसका सर झुका हुआ था। हाँ भाई, मैंने रिसीव की थी। उसी वक्त बिल्डिंग नंबर 3 में लिफ्ट के अंदर एक फैमिली फैंस गई थी। मैं उनकी हेल्प करने भाग गया और पानी वाली कंप्लेंट बताना ही भूल गया। ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। मंकी की आंखों में आंसू आ गए। हो भाई, मेरी वजह से कंपनी का नाम खराब हो गया। मेरी सैलरी से पैसे काट लेना। 1 साल तक भी काटोगे तो मुझे मंजूर है। दाजुआंग तुरंत बोला, इसकी गलती नहीं है। उस वक्त लिफ्ट में लोग फांसे हुए थे। कोई भी वही करता। सब मंकी को बचाने लगे। मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर मैंने कस्टमर की तरफ देखा। मैं धीरे से झुक गया। मुझे माफ कीजिए, ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी थी। आपके फ्लोर का जितना भी नुकसान हुआ है, हर एक रुपया हम भर पाएंगे, और कल सुबह मेरी टीम खुद आपके घर आकर नया फ्लोरिंग लगाएगी। कस्टमर शॉक हो गया। उसने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई कंपनी बिना बहस की अपनी गलती मान लेगी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, ट्रस्ट टूटने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। उसके जाते ही ऑफिस में फिर सन्नाटा छा गया। मंकी रोते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे कंपनी से निकाल दो। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने गलती की है, लेकिन तुम कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो। सब हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैं व्हाइट बोर्ड के पास गया और मार्कर उठाया। प्रॉब्लम नंबर 1, हमारे पास कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं है। सब कुछ सिर्फ यादाश्त के भरोसे चल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2, इमरजेंसी के टाइम बैकअप स्टाफ ही नहीं है। अगर एक टीम बिजी हो गई तो दूसरी कंप्लेंट रुक जाती है। प्रॉब्लम नंबर 3, हर काम का प्रोसेस अलग है, कोई रिटर्न रूल ही नहीं। मैं सबकी तरफ मुड़कर बोला, आज अगर मंकी नहीं भूलता तो कल कोई और भूलता। अगली सुबह ऑफिस का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। अब हर एम्प्लॉय के हाथ में चेकलिस्ट थी। हर कंप्लेंट रजिस्टर में लिखी जा रही थी। हर कॉल का टाइम नोट हो रहा था। और सबसे ज़रूरी, हर काम कंप्लीट होने के बाद कस्टमर से कंफर्मेशन लिया जा रहा था। मैं ऑफिस के बीच खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैंने सोचा, अब हम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, हम एक सिस्टम बना रहे हैं। तभी रिसेप्शन से कॉल आया, हाँ भाई, एक रिपोर्टर आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा, उन्हें अंदर भेजो। कुछ ही देर बाद एक यंग लेडी ऑफिस में आई। प्रोफेशनल सूट, हाथ में कैमरा और आंखों में क्यूरियोसिटी। हेलो, मेरा नाम चेंग शाओवाई है। मैं जियांगचेंग इवनिंग न्यूज़ से हूँ। मैं मुस्कुरा दिया, वेलकम। वो सीधा मेरे सामने बैठ गई। मैनेजर जाओ, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है। एक तरफ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे सच जानना है। मैं हल्का सा हंसा। तो फिर सच ही देख लीजिए। मैं उसे सीधा अकाउंटिंग रूम में ले गया। शेनजिया फाइल्स अरेंज कर रही थी। मैंने एक मोटी फाइल रिपोर्टर के सामने रख दी। ये देखिए। रिपोर्टर ने फाइल खोली और तुरंत हैरान रह गई। ये क्या है? मैंने जवाब दिया, हमारी कंपनी का कंप्लीट एक्सपेंस रिकॉर्ड। वो पेजेस पलटने लगी। क्लीनिंग लिक्विड 38 युआन, बंडगे 5 युआन, लाइट बल्ब 12 युआन, हर छोटा खर्चा लिखा हुआ था। रिपोर्टर ने मेरी तरफ देखा, ये सब कस्टमर्स को भी दिखाते हो? मैं बिना सोचे बोला, हाँ। उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई। क्यों? मैंने सीधा जवाब दिया, क्योंकि ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी से बनता है। पहली कंपनी प्रॉफिट छुपाती थी, हम प्रॉफिट नहीं सच दिखाएंगे। रिपोर्टर कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब समझ आया लोग तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। उसने पूरा दिन हमारे साथ बिताया, कभी क्लीनिंग टीम के साथ, कभी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, कभी एल्डरली रेजिडेंट से बात की। एक बुद्धि दादी ने उससे कहा, पहले प्रॉपर्टी ऑफिस जाना पनिशमेंट लगता था, अब लगता है अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। रिपोर्टर ने वो लाइन तुरंत अपनी डायरी में लिख ली। शाम तक इंटरव्यू खत्म हुआ। जाते वक्त उसने मुझसे पूछा, मैनेजर जाओ, अगर इतनी ऑनेस्टी से बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? मैं मुस्कुरा दिया, शॉर्ट टर्म में शायद कम कमाऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा वही कमाएगा जिस पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। रिपोर्टर बिना कुछ बोले चली गई। 2 दिन बाद पूरे शहर में एक न्यूज़पेपर छाप गया। उसका हेडलाइन था, एक ऐसी प्रॉपर्टी कंपनी जो प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट कमाती है। बस उस आर्टिकल ने सब कुछ बदल दिया। हमारे ऑफिस का फ़ोन लगातार बजने लगा। नमस्ते, क्या आप हमारे सोसाइटी का मैनेजमेंट भी ले सकते हैं? हमें भी ऐसी सर्विस चाहिए। एक दिन में इतने कॉल्स आए जितने पहले 1 महीने में नहीं आते थे। दा जुआंग खुशी से चिल्लाया, हाओ भाई, हम फेमस हो गए। लेकिन मेरी स्माइल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए थी, क्योंकि मुझे पता था जितनी बड़ी सक्सेस
उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। और वही हुआ। उसी शाम एक आदमी ऑफिस के बाहर खड़ा था, ब्लैक लग्जरी कार, 2 बॉडीगार्ड्स और चेहरे पर घमंड। मैं उसके पास गया। तुम जाओ हो? उसने पूछा। हाँ। वो धीरे से हंसा। मैं झू जियंजुन हूँ, टियानचिंग प्रॉपर्टी का चेयरमैन। मैंने उसका नाम पहले ही सुन रखा था। शहर की आधी सोसाइटीज उसके कंट्रोल में थी। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, रिपोर्टर के आर्टिकल से तुम फेमस जरूर हो गए हो, लेकिन याद रखना, बिजनेस न्यूज़पेपर से नहीं, पावर से चलता है। मैं चुप रहा। वो मेरे और पास आया। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अपनी कंपनी मुझे बेच दो, जितना पैसा मांगोगे मैं दे दूंगा। दजवांग का चेहरा चमक उठा, लेकिन मैंने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, सॉरी, ये कंपनी बिकाऊ नहीं है। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। ठीक है, फिर देखते हैं तुम कितने दिन टिकते हो। वो कार में बैठा और चला गया। मैं उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देख रहा था। मुझे पता था अब तक हम सिर्फ मार्केट से लड़ रहे थे, लेकिन अब हमारा सामना शहर के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन से होने वाला था। और ये जंग हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली। जू जियानजुन के ऑफिस से जाने के बाद पूरे ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दजवांग ने धीरे से पूछा, हाउ भाई, ये आदमी सच में इतना पावरफुल है? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, पावरफुल नहीं, बहुत डेंजरस है। उसके पास पैसा भी है, कनेक्शंस भी, और सबसे बड़ी बात, वो हारना नहीं जानता। एक यांग ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो हम भी लड़ेंगे? मैं उसकी तरफ मुड़कर हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, हम लड़ेंगे भी, लेकिन उसके रूल्स पर नहीं। उस रात मैंने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। टेबल पर सिटी का मैप फैला हुआ था। मैं मार्कर लेकर बोला, देखो, झो जियानजुन का टारगेट सिर्फ हमारी कंपनी नहीं है, उसका टारगेट है हमारा भरोसा। अगर लोगों का ट्रस्ट टूट गया तो कंपनी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए कल से एक नया रूल शुरू होगा। हर एम्प्लॉई हर रोज कम से कम 10 रेजिडेंट से पर्सनली बात करेगा, सिर्फ कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं, उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए। दाजुआंग हैरान हो गया। हाउ भाई, इतना टाइम किसके पास है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जिस कंपनी के पास कस्टमर्स के लिए टाइम नहीं होता, उसके पास फ्यूचर भी नहीं होता। अगले दिन मैं खुद सोसाइटी में घूम रहा था। एक बुजुर्ग अंकल बेंच पर अकेला बैठे थे। मैं उनके पास गया। नमस्ते अंकल, कैसी तबीयत है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, आज पहली बार किसी प्रॉपर्टी मैनेजर ने मुझसे मेरी तबीयत पूछी है। मैं कुछ देर उनके साथ बैठा। पता चला उनके बच्चे दूसरे शहर में रहते थे। वो अकेला महसूस करते थे। उस दिन मुझे एक नया आइडिया आया। शाम को ऑफिस पहुंचते ही मैंने मीटिंग बुलाई। हम सिर्फ बिल्डिंग मैनेज नहीं करेंगे, हम कम्युनिटी बनाएंगे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, सीनियर सिटीजन केयर प्रोग्राम। हर दिन हमारी टीम किसी न किसी एल्डरली रेजिडेंट से मिलेगी, उनके लिए मेडिसिन लेकर आएंगी, जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल भी ले जाएगी। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, आफ्टर स्कूल किड्स क्लब। वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे स्कूल के बाद हमारे कम्युनिटी हॉल में होमवर्क करेंगे। दाजुआंग हंस पड़ा। हाउ भाई, प्रॉपर्टी कंपनी चला रहे हैं या एनजीओ? मैं भी हंस दिया। नहीं, फ्यूचर बना रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में पूरे सोसाइटी का माहौल बदलने लगा। शाम होते ही बच्चे कम्युनिटी हॉल में इकट्ठा होने लगे। दादी और नाना लोग गार्डन में मुस्कुराने लगे। रेजिडेंट्स पहली बार एक दूसरे से बात करने लगे। और सबसे बड़ी बात, हर कोई एक ही नाम लेता था, होहा प्रॉपर्टी। लेकिन जहां लोग खुश होते हैं वहीं कुछ लोग जलते भी हैं। एक दिन ऑफिस में फोन आया, हाउ भाई, झू जियानजुन ने अपनी प्रॉपर्टी फी आधी कर दी। दजुआंग गुस्से में बोला, हमें भी रेट काम कर देना चाहिए। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने धीरे से कहा, नहीं, हम प्राइस वॉर नहीं लड़ेंगे, हम वैल्यू वॉर लड़ेंगे। सब कंफ्यूज हो गए। मैंने शेंजिया की तरफ देखा। कल तक हमारी पूरी अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिंट हो जानी चाहिए। हर रेजिडेंट को एक कॉपी मिलेगी। उस रिपोर्ट में हर एक रुपए का हिसाब होगा। क्लीनिंग पर कितना खर्च हुआ, सिक्योरिटी पर कितना, रिपेयर पर कितना, सब कुछ। शेंजिया मुस्कुरा दी। अब समझ आया तुम्हारा असली वेपन क्या है। 2 दिन बाद कम्युनिटी हॉल रेजिडेंट से भर चुका था। मैं स्टेज पर खड़ा था। एक हाथ में टियानचिंग प्रॉपर्टी का पब्लिक बिल था और दूसरे हाथ में हमारा। मैं बोला, दोस्तों, आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नंबर्स दिखाऊंगा। ये देखिए, एक पाइप रिपेयर का असली कॉस्ट कितना है, एक लाइट रिप्लेस करने का एक्चुअल खर्चा कितना है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए किस पर भरोसा करना चाहिए। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। लोग पहली बार समझ रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी कितनी पावरफुल होती है। तभी वही बुजुर्ग अंकल खड़े हुए और जोर से बोले, मैं इस कंपनी के साथ हूं। उनके बाद एक और रेजिडेंट खड़ा हुआ, फिर तीसरा, फिर पूरा हॉल। सब तालियां बजाने लगे। मैं स्टेज पर खड़ा था, लेकिन मेरी नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, हॉल के पिछले कोने में। जो जियानजुन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि जिस कंपनी को वो छोटा समझ रहा था, अब वो लोगों के दिल जीत चुकी थी। और जिस दिन कोई कंपनी लोगों के दिल जीत लेती है, उस दिन उससे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी हॉल में तालियों की आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन मेरी नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, झो जियानजुन। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दाजुआंग मेरे पास आया और धीरे से बोला, हाओ भाई, लगता है इस बार हम जीत गए। मैंने सर हिला दिया। नहीं, बिजनेस में एक मीटिंग जीतने का मतलब जंग जीतना नहीं होता। असली टेस्ट अब शुरू होगा। और वैसे ही हुआ। अगले कुछ हफ्तों में हमारे ऑफिस के बाहर हर रोज नए लोग आने लगे। क्या आप हमारे सोसाइटी का मैनेजमेंट भी ले सकते हैं? हमें भी ऐसी ट्रांसपेरेंट सर्विस चाहिए। 1 महीने के अंदर ही 3 नए रेजिडेंशियल कम्युनिटीज ने हमें अप्रोच किया। दाजुआंग एक्साइटमेंट में बोला,
हाउ भाई, अब हम अमीर बन जाएंगे। मैं मुस्कुरा कर बोला, नहीं, अब हम और ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। मीटिंग रूम में मैंने सिटी का मैप दीवार पर लगाया। हर नई सोसाइटी को देखकर मैंने एक ही बात कही, याद रखो, हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट लेंगे जिसे हम 100% क्वालिटी के साथ संभाल सके। एक यांग हैरान हो गया, हाउ भाई, इतने क्लाइंट्स को माना करना ठीक रहेगा? मैं बोला, एक गलत प्रोजेक्ट 100 अच्छे प्रोजेक्ट्स की रेपुटेशन खराब कर देता है। बिजनेस में ग्रोथ से पहले कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है। सबने मेरी बात मान ली। उसी दिन मैंने एक और बड़ा डिसीजन लिया, अब हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। अगले हफ्ते हमारी कंपनी में एक नए इंजीनियर आए। उनका नाम था इंजीनियर हन। वो पहले गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर रह चुके थे। उन्होंने सोसाइटी का इंस्पेक्शन किया और सिर्फ 10 मिनट बाद बोले, तुम लोग रिपेयर करते हो लेकिन मेंटेनेंस नहीं। सब कंफ्यूज हो गए। इंजीनियर हन मुस्कुराए, मशीन जब टूट जाए तब रिपेयर करना, ये नॉर्मल कंपनी करती है। मशीन टूटने से पहले प्रॉब्लम पकड़ लेना, ये प्रोफेशनल कंपनी करती है। ये बात सीधा मेरे दिल को लग गई। उसी दिन से हमने एक नया सिस्टम शुरू किया। हर वाटर पंप की वीकली इंस्पेक्शन, हर लिफ्ट की रेगुलर मेंटेनेंस, हर इलेक्ट्रिक पैनल का चेकलिस्ट, हर पाइपलाइन का प्रिवेंटिव चेक। दाजुआंग हंसकर बोला, हाउ भाई, इतना सब कौन नोटिस करेगा? मैं मुस्कुराया, शायद कोई नोटिस ना करे, लेकिन जब लिफ्ट कभी खराब ही नहीं होगी तब सब नोटिस करेंगे। धीरे धीरे रेजिडेंट्स को फर्क दिखने लगा। पहले हर हफ्ते कोई ना कोई कंप्लेंट आती थी, अब कंप्लेंट की जगह थैंक यू मैसेजेस आने लगे। एक दिन एक आंटी ऑफिस में मिठाई लेकर आई, मैनेजर जाओ, मेरे घर का टैप 3 महीने से बिना प्रॉब्लम के चल रहा है। शायद ये छोटी बात हो, लेकिन पहले हर हफ्ते प्लम्बर बुलाना पड़ता था। मैं मिठाई का डब्बा देखकर मुस्कुरा दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया, लोग सिर्फ सर्विस नहीं, पीस ऑफ माइंड खरीदते हैं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। एक दिन हमारे एक एम्प्लॉय ने रिपेयर कंप्लीट करने के बाद रेजिडेंट के घर में बिना शो कवर पहने एंट्री कर ली। उसके जूतों के निशान नए साफ किए हुए फ्लोर पर पड़ गए। रेजिडेंट ने कंप्लेंट कर दी। एम्प्लॉय ऑफिस आया और बोला, सर, मैंने पाइप तो ठीक कर दिया था, मैंने क्या गलत किया? मैं उसके सामने खड़ा हुआ और शांत आवाज़ में बोला, पाइप रिपेयर करना ये तुम्हारा काम था, लेकिन कस्टमर का घर गंदा करना ये तुम्हारी गलती थी। अच्छी सर्विस का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता। अच्छी सर्विस का मतलब है कस्टमर को ये भी महसूस ना हो कि कोई उनके घर आया था। उस एम्प्लॉय ने तुरंत माफ़ी मांगी और उस दिन से हमारी कंपनी का एक नया रूल बन गया, रिपेयर से पहले शोए कवर, काम के बाद कंप्लीट क्लीनिंग। कुछ लोगों को ये छोटी बात लगी, लेकिन मुझे पता था इसी तरह की छोटी आदतें एक ऑर्डिनरी कंपनी को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती हैं। उस रात मैं सोसाइटी के गेट पर अकेला खड़ा था। गार्डन में बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग लोग हंस रहे थे, लाइट्स बिना किसी प्रॉब्लम के जल रही थी और सफाई इतनी अच्छी थी कि फ्लोर पर अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था। मैंने धीरे से खुद से कहा, पिछली जिंदगी में मैंने $1 बिलियन डील्स की थी, लेकिन इतनी खुशी कभी नहीं मिली। शायद इंसान की असली जीत पैसा नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाना होती है। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी इस सक्सेस के बाद पूरे शहर की प्रॉपर्टी इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसी रात मैं सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ा था। हल्की सी हवा चल रही थी, गार्डन में बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग लोग बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। और पहली बार मुझे लगा कि ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, एक फैमिली बन चुकी है। मैं धीरे से मुस्कुराया। शायद इसी एहसास के लिए मुझे दूसरा मौका मिला था। लेकिन बिजनेस कभी रुकता नहीं। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही शेंजिया मेरे कैबिन में आई। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। मैनेजर जाओ, हमें प्रॉब्लम आ गई है। मैं फाइल खोलकर देखने लगा। हर पेज पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 1, 2, 5, 10। सिर्फ 2 हफ्तों में 10 नए रेजिडेंशियल सोसाइटीज ने हमें प्रपोजल भेज दिया था। दाजुआंग खुशी से उछल पड़ा, हाउ भाई, ये तो लॉटरी लग गई। लेकिन मैं खुश नहीं था। मैं चुपचाप नंबर्स देख रहा था। शेंजिया समझ गई, तुम कैपेसिटी के बारे में सोच रहे हो ना? मैं सर हिलाकर बोला, बिल्कुल। कंपनी को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका होता है उससे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा बना देना। कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने सबको बुलाया। व्हाइट बोर्ड पर मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी। सब एम्प्लॉयज मेरी तरफ देखने लगे। मैं बोला, आज से हम हर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही प्रोजेक्ट लेंगे जहां हम अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकें। कुछ लोगों को ये डिसीजन पसंद नहीं आया। एक स्टाफ मेंबर बोला, सर, इतना पैसा छोड़ देंगे? मैं मुस्कुरा दिया, पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन रेपुटेशन सिर्फ एक बार टूटती है। सब चुप हो गए। उसी दिन मैंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन इस बार रूल अलग था। हमें सिर्फ एक्सपीरियंस लोग नहीं चाहिए थे, हमें अच्छे इंसान चाहिए थे। इंटरव्यू के दौरान मैं हर कैंडिडेट से एक ही सवाल पूछता था, अगर एक बुद्धि आंटी तुम्हें पानी पिलाएं तो तुम क्या करोगे? कोई बोलता थैंक यू, कोई बोलता स्माइल करूंगा। मैं सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करता जो कहते मैं उनका ग्लास धोकर वापस रखूंगा। दाजुआंग हंसकर बोला, हाओ भाई, ये कैसा इंटरव्यू है? मैं हंसा, स्किल सिखाई जा सकती है लेकिन इंसानियत नहीं। कुछ दिन बाद हमारी नई टीम ट्रेनिंग के लिए रेडी थी। अक्यांग फिर से परेड ग्राउंड में खड़ा था। लग जाओ लाइन में, यूनिफॉर्म साफ, शूज पॉलिश, स्माइल नेचुरल। नए एम्प्लॉयज हैरान थे। एक लड़का धीरे से बोला, सर, हम होटल में जॉब करने आए हैं क्या? एक यांग जोर से बोला, नहीं, तुम उस कंपनी में आए हो जहां रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म से शुरू होती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं सबको एक सोसाइटी में ले गया। मैंने एक रैपर जमीन पर गिरा दिया। किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं कुछ नहीं बोला। 5 मिनट बाद एक ट्रेनी भाग कर आया। उसने रैपर उठाया
और डस्टबिन में डाल दिया। मैं मुस्कुरा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेनिंग ख़त्म। सब हैरान रह गए। वो ट्रेनी भी कंफ्यूज था। सर, मैंने क्या किया? मैं बोला, तुमने किसी के कहने का वेट नहीं किया, तुमने प्रॉब्लम देखी और खुद सॉल्व कर दी। यही हमारी कंपनी की असली पहचान है। महीने बीतने लगे। अब शहर में लोग हमें सिर्फ प्रॉपर्टी कंपनी नहीं कहते थे, वो कहते थे अगर जाओ की कंपनी आ गई तो सोसाइटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सुनकर मुझे खुशी होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था जितनी ऊपर कंपनी जाती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। एक शाम मैं ऑफिस बंद कर रहा था, तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन बोली गई, मैनेजर जाओ, कल सुबह सिटी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तुम्हारी कंपनी इंस्पेक्ट करने आ रहे हैं, तैयार रहना। कॉल कट हो गया। मैं कुछ सेकंड्स तक फ़ोन को देखता रहा। दाजुआंग ने पूछा, क्या हुआ? मैं धीरे से बोला, कल सिर्फ हमारी कंपनी का इंस्पेक्शन नहीं होगा, कल पता चलेगा हम वाकई इंडस्ट्री बदलने आए हैं या सिर्फ एक अच्छी कहानी बनकर अगली सुबह। तो पूरी कंपनी में एक अलग ही माहौल था। सब एम्प्लॉयज़ टाइम से पहले ऑफिस पहुंच चुके थे। यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ, शूज़ चमक रहे थे, हर फाइल अपनी जगह पर थी, हर कंप्लेंट रजिस्टर अपडेट था। मैं रिसेप्शन के पास खड़ा था, तभी बाहर से 3 गवर्नमेंट व्हीकल्स आकर रुकी। सिटी हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स अंदर आए। उनके साथ कम्युनिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी थे। ऑफिस में एकदम खामोशी छा गई। लीड ऑफिसर ने सीधा कहा, हम रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वेलकम। आज आप हमारी कंपनी का हर कोना देख सकते हैं। इंस्पेक्शन शुरू हुआ। ऑफिशियल्स ने अकाउंट्स देखे, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स चेक किए, मेंटेनेंस शेड्यूल्स देखे, रेजिडेंट से बात की, सिक्योरिटी गार्ड से सवाल किए, क्लीनिंग स्टाफ को ऑब्जर्व किया। पूरा दिन निकल गया। शाम होने लगी। सब एम्प्लॉयज़ टेंशन में थे। दाजुआंग धीरे से मेरे पास आया। हाउ भाई, अगर इंस्पेक्शन फेल हो गया तो? मैं सिर्फ इतना बोला, सच कभी फेल नहीं होता। तभी लीड ऑफिसर सबके सामने आए। उन्होंने फाइल बंद की और मुस्कुरा दिए। मैनेजर जाओ, हमने बहुत कंपनीज इंस्पेक्ट की हैं, लेकिन पहली बार किसी कंपनी में रूल्स भी दिखे और इंसानियत भी। पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी। डायरेक्टर ने आगे बढ़कर मेरा हाथ मिलाया। इस मॉडल को हम सिटी के दूसरे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी रेकमेंड करेंगे। ये सुनते ही सब एम्प्लॉयज़ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दाजुआंग हंसते हुए बोला, हो भाई, हमारी मेहनत रंग ला गई। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, हर उस इंसान की जीत है जिसने हमें भरोसा दिया। कुछ हफ्तों बाद एक और खबर पूरे शहर में फैल गई। जो जियांजुन को इलीगल फंड मिसयूज और रेजिडेंट से जबरदस्ती रिकवरी के केस में अरेस्ट कर लिया गया था। जिस आदमी ने सोचा था पावर से सब कुछ खरीदा जा सकता है, आज वही कानून के सामने खड़ा था। मैं उस खबर को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। बस एक बात समझ आई, जो बिजनेस सिर्फ पैसों के लिए बनता है वो एक दिन टूट ही जाता है, लेकिन जो बिजनेस भरोसे पर बनता है उसे गिराना बहुत मुश्किल होता है। कुछ महीने बाद मैं सोसाइटी के गार्डन में चल रहा था। एक छोटा बच्चा मेरे पास दौड़ता हुआ आया, अंकल जाओ। थैंक यू। मैंने मुस्कुराकर पूछा, किस लिए? वो बोला, अब मम्मी मुझे पार्क में खेलने भेज देती हैं, उन्हें पता है आप लोग यहाँ हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिछली जिंदगी में मैं स्काई स्क्रेपर्स के टॉप फ्लोर पर बैठकर $1 बिलियन डील्स करता था। हर डील के बाद बैंक बैलेंस बढ़ता था, लेकिन दिल हमेशा खाली रहता था। इस जिंदगी में मैं कचरा उठाता था, टॉयलेट रिपेयर करता था, रेजिडेंट्स की कंप्लेंट्स सुनता था, लेकिन हर दिन घर जाते वक्त दिल हल्का होता था। तब मुझे समझ आया, सक्सेस का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है जब लोग तुम्हारा नाम रिस्पेक्ट के साथ लें, जब किसी बुजुर्ग की दुआ तुम्हारे साथ हो, जब किसी बच्चे को तुम पर भरोसा हो, और जब रात को सोने से पहले तुम खुद से कह सको, आज मैंने किसी की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर बनाई। मैं आसमान की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया। पिछली ज़िंदगी में मैंने दुनिया जीतने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ हार गया। इस बार मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम ईमानदारी से किया और उसी ने मुझे सब कुछ दे दिया। कभी कभी सबसे बड़ी जीत सबसे छोटे काम को दिल से करने में होती है।